ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव ऐसी शख्सियत हैं जो आज सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं और इनसे मुझे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ इनके बारे में जाना है और आज हम अपने दर्शकों के बीच में कुछ अपनी भूली बिसरी यादों को बाबा रामदेव से जोड़ना चाहते हैं। बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में प्रशिक्षित हुए और यह कहा जाता है कि बाबा को पहले शारीरिक व्याधि लकवा के रूप में थी और योग क्रिया के माध्यम से उससे उन्होंने निजात पाई और उन्होंने योग को बीमारियों से जोड़कर सबसे पहले लोगों के सामने लाए कि योग के द्वारा भी बीमारियों का काफ़ी हद तक इलाज हो सकता है। जो वो उस तरह की बीमारियां थीं जो शारीरिक और नस के द्वारा जुड़ी हुई बीमारियां थीं, जो शारीरिक रूप से पैदा होती थीं और योग के माध्यम से लगातार एक्सरसाइज करने से ठीक होती थी। बाबा को इसमें बड़ी सफलता मिली। जिन्होंने योग करना शुरू किया, लगातार एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज का लाभ हुआ तो बाबा का नाम हुआ। जैसे ही बाबा का नाम हुआ और बाबा को थोड़े पैसे आने शुरू हुए, वैसे ही जो पैसा आया, जो ख्याति मिली एक योग गुरु के रूप में, उसके बाद बाबा लगातार जिस तेजी के साथ बदले हैं वो आश्चर्यजनक है। सबसे पहले बाबा ने योग को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और इसके लिए पूरे देश भर में गांव-गांव में योग प्रशिक्षक नियुक्त किए। इस काम में उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मदद की और उनकी मदद लेकर इन्होंने योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति कराई। योग प्रशिक्षक का नेटवर्क फैलाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर और संघ के अनुवांशिक संगठनों ने भी बाबा को बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण बाबा रामदेव संघ के प्रभाव में आ गए। एक समय ऐसा भी आया कि जब बाबा रामदेव को ऐसा लगा कि हमारे योग प्रशिक्षक हैं और हमारा आम जनता के बीच में ज़्यादा प्रभाव है, योग के कारण मेरी ज़्यादा मान्यता है, तो बाबा अपनी खुद का एक राजनीतिक दल बनाने के लिए तैयार हो गए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित हो गया था कि यदि बाबा ने कोई अपना ही राजनीतिक दल का गठन कर लिया और संघ और भाजपा को चुनौती देने का काम किया तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। बाबा को मनाया गया, पटाया गया और बाबा को इस बात के लिए तैयार किया गया कि नहीं, वह संघ के सबसे अच्छे सिपाही के रूप में काम करें और उनकी समय समय पर मदद की जाएगी। मुझे भी हरिद्वार जाकर बाबा का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला और ये वही चिंता थी भारतीय जनता पार्टी और संघ की कि वो ये जानना चाहते थे कि बाबा जो है राजनीतिक दल का गठन करेंगे कि नहीं। परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बनी कि बाबा के ऊपर राजनीतिक हमले भी उस समय तक होना शुरू हो गए थे और बाबा रामदेव को उनके गुरु की हत्या के मामले से जोड़कर भी देखा जाने लगा था। बाबा थोड़ा सा घबराए और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार छोड़ दिया। इसी बीच अन्ना हजारे का आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पीछे से प्रायोजित था और उसमें बाबा बड़े बढ़ चढ़कर आगे आए। बाबा की एक खासियत है, बाबा अच्छे मुखर वक्ता हैं, बिना डरे अपनी बात को बोल पाते हैं और जब वो बोलते हैं तो वो इस बात की कोई चिंता नहीं करते हैं कि हमारे झूठ और सच को लेकर लोग क्या सोचते होंगे या क्या करेंगे। बाबा रामदेव की यही हेकड़ी उनको बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की। अन्ना हजारे के आंदोलन में जब बाबा वहाँ से छोड़कर भागे
और बाबा ने जिस तरीके से अपना एक संदेश दिया था, अन्ना हजारे का आंदोलन सफल हुआ, उसका फायदा बाबा रामदेव को भी हुआ कि संघ ने पहली बार उनकी शक्ति को पहचाना कि सार्वजनिक रूप से बाबा का जो योग के माध्यम से जो लोगों के ऊपर प्रभाव है, उसका अब हम खुलकर इस्तेमाल करें। 2013 और 14 के चुनाव प्रचार के दौरान बाबा ने जगह जगह अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में योग के सहारे बिना भारतीय जनता पार्टी और संघ के मंच में जाए बिना जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में प्रचार किया, काले धन को लेकर हो, पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, या कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार हमले करके कांग्रेस को कमज़ोर करने का जो काम किया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्होंने बाबा रामदेव की असली शक्ति को पहचाना। और इसके बाद बाबा भी इतनी तेज़ी के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे कि उन्हें सबसे बड़ा कारपेट बनना है, सबसे बड़ा आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदाचार्य बनना है, और आयुर्वेद का पूरा व्यापार या जो भी व्यापार कॉस्मेटिक कंपनियों के पास है, विदेशी कंपनियों के पास है, उस सारे व्यापार को उन्हें अपने अंडर में लाना है। और इसके लिए उन्हें लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का संरक्षण मिलता रहा और बाबा बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। बाबा का जहाँ आश्रम है, कई वर्षों तक वहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के चूँकि उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे संघ के बाबा रामदेव के, तो कांग्रेस के नेताओं से उनकी पटती नहीं थी और इसी का फ़ायदा संघ ने भी उठाया और बाद में बाबा रामदेव ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया। और 2014 के बाद से लगातार उन्होंने आयुर्वेद के उत्पाद और खाने पीने के सामान, जिसमें बिस्कुट ये वो सब चीज़ें शामिल हो गई, कि हमें तो आयुर्वेद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, शुद्ध के नाम पर हम जितना व्यापार कर सकते हैं कर लें। और बाबा की जो एक योग गुरु के रूप में विश्वसनीयता हम लोगों तक बनी थी, उसका बाबा ने भरपूर लाभ उठाया। बाबा ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं जहां उन्हें लाभ मिल सकता हो, और लाभ भी वो बिल्कुल अंत तक जाके लेना चाहते हैं। आज बाबा को बाबा रामदेव की जगह लोग सेठ रामदेव करके भी याद करने लगे हैं। सेठों के द्वारा भी इतनी प्रगति सामान्य तौर पे वो नहीं कर पाते हैं जितनी बाबा ने की है। आज भारत में दो ही लोगों का नाम लिया जाता है, अडानी हो या बाबा रामदेव हो। इन्होंने जिस तेज़ी के साथ अपने कारोबार को बढ़ाया है, वह एक मिसाल है। और ये मिसाल केवल इसलिए है कि जब हम अपनी विश्वसनीयता को, कि योग गुरु के रूप में जो विश्वसनीयता बनी थी, कुछ लोगों को जो शारीरिक श्रम से, एक्सरसाइज से बीमारियां दूर होती थी, असाध्य बीमारियां दूर होती थी, वहाँ तक तो योग और आयुर्वेद की दवाइयाँ भी बड़ी काम की होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। सभी उपचार अपने अपने तौर तरीके से काम करते हैं। तो हम अपने को अच्छा बताने के लिए केवल दूसरों को खराब बता के और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये फिर तकलीफ होती है। बाबा रामदेव ने भी एलोपैथी का इलाज समय पे कराया है। वो योगाचार्य जो हैं, उन्होंने भी एम्स में अपना इलाज कराया है, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े पतंजलि ग्रुप को चलाते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि एलोपैथी के इलाज का सहारा नहीं लिया, इन्होंने भी एलोपैथी का समय समय पर सहारा लिया है। और इनके खुद के निकटस्थ लोग समय समय पर उसकी एलोपैथी इलाज को लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनमें आयुर्वेद की दवाई लंबे समय तक लेने पर उसका लाभ जरूर आदमी को मिलता है। और आयुर्वेद की दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयों से इसलिए अच्छी मानी जाती हैं कि एलोपैथी में आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद में यदि आपके रोग का सही पता लग गया और उसके लिए सही उपचार आपने कर लिया, तो जड़ से वो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है और लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपनी अपनी जगह
कुछ जगह आयुर्वेद भी ठीक है, कुछ जगह एलोपैथी भी ठीक है, कुछ जगह होम्योपैथिक भी ठीक है, कुछ जगह यूनानी भी ठीक है। लेकिन हम सारी केवल मैं ठीक हूँ और बाकी सब खराब हैं, ये नहीं हो सकता है। खैर, जब कहते हैं कि किसी व्यापारी को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए, और कभी कोई व्यापारी यदि गुरु बन जाता है तो वो भी पूरी समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो जब हम गुरु बनते हैं, धार्मिक संत बनते हैं, तो हमारा केवल इतना ही उद्देश्य होता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें मान रहे हैं, उनका मंगल हो, अच्छा हो। लेकिन हम उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन बाबा रामदेव की हर चीज़ में जो पाने की इच्छा है वो इतनी प्रबल हो गई है कि हरिद्वार के या जो भी उनके कैंप लगते हैं, हजारों लाखों रुपए वो वसूल करते हैं। कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करा के या आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ खिला के कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम मिलता है, और फिर जब आदमी लौट के आता है, पता लगता है हफ्ते 15 दिन बाद फिर वो पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि बाबा का एक नाम हो चुका है, उनके प्रति लोगों की एक विश्वास जम गया है, बाबा जो पैसा कमा सकते हैं खूब कमा रहे हैं। अब उन्होंने उसी को आयुर्वेद उत्पाद से जोड़कर झूठे मूठे प्रचार करना शुरू कर दिए। अब वो हरियाणा और आसपास के क्षेत्र से बिस्कुटें बनाते हैं, उसका ठेका दे दिया। क्वालिटी कंट्रोल कोई है नहीं, लेकिन उसमें पतंजलि के नाम से वो बिस्कुटें बिक रही हैं। ऐसी खाद्य पदार्थ उन्होंने सब जगह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और कॉन्ट्रैक्ट दे के उनसे तैयार माल को मंगा के और पतंजलि का लेबल लगाते हैं, और कितनी गुणवत्ता है कितनी नहीं है और उसका क्या सही है नहीं है। लेकिन लोग चूंकि बाबा के पतंजलि और बाबा के योग के कारण एक विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के नाम पर जितनी ठगी की जा सकती है, मेरा ख्याल की जा रही है। और इसमें 2014 के बाद जैसे उन्हें एक अभय दान मिला हुआ है, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, उनका संरक्षण होने से बाबा के जो भी उत्पाद हैं और जो भी विज्ञापन हैं, उनकी ना तो जांच होती है और ना कोई बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई कर पाने की सोच पाता है। राज्य सरकारें भी हों, केंद्र सरकार का और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण होने से बाबा रामदेव ने सारी हदें पार कर दी हैं। और अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि आप फर्जी विज्ञापन करोगे तो हम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाएंगे, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट को भी उन्होंने चुनौती दे दी कि आप हमको बिना सुने कोई कार्रवाई नहीं करोगे। आप एलोपैथी दवाओं के चक्कर में, एलोपैथी के जो दवाओं के निर्माता हैं, वो हमारे खिलाफ एक अभियान, झूठा अभियान चला रहे हैं, और हाई कोर्ट ऐसा कहती वैसा कहती। और उसने एक तरफ से अपने उस ऑर्डर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अब यदि कोई फर्जी विज्ञापन होंगे तो हम आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक प्रति फर्जी विज्ञापन आपसे जुर्माना वसूल करेंगे। तो बाबा अपनी दम दिखाने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ कि ये और कोई कंपनी होती तो उसके ऊपर तुरंत सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाती और जुर्माना नहीं लगाने वालों पे फटकार लगाती। लेकिन बाबा रामदेव का मामला था, सेंसिटिव मामला था, तो इन्हें चेतावनी देकर एक मौका दिया गया कि आप अपने फर्जी विज्ञापनों को बंद कर दें। अब यदि ऐसी कोई शिकायत आई या मामला आया तो हम आपके ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। बाबा सुधर जाएंगे कहना मुश्किल है। सबको व्यापार करने का हक है। बाबा रामदेव की कई भूमिका हैं। वो योगाचार्य भी हैं, वो एक व्यापारी भी हैं, वो एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं। बाबा के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं। अभी उन्होंने एक ऑयल कंपनी खरीदी, उसमें भी शेयरों को लेकर ठीक वैसे ही काम हुआ जैसे कोई अडानी समूह के लिए या कंपनी समूह के लिए या काला धन वाली कंपनियों, सेल कंपनियों के लिए जिस तरीके की प्रक्रिया होती हैं, उन्होंने भी सेबी और बैंक से और जो भी है कर्ज को लेके। तो बाबा जब एक साधारण आदमी की तरह और केवल पैसे कमाने के लिए जब जो काम करते हैं, तो फिर उसमें वो अपने आप को योगाचार्य के रूप में भी देखें, सर्वश्रेष्ठ आदमी के रूप में भी देखें, और हर जगह से वो चाहें कि मैं जो कुछ भी करूं, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाए, मैं सबके ऊपर उंगली
उठाऊं। तो बाबा अब धीरे धीरे जिस तेजी के साथ आगे बढ़े थे और अब धीरे धीरे उनकी भी परतें खुलती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी तो अभी तो सरकार का संरक्षण है, लेकिन यदि कोई सरकार ऐसी आई जो न्यायप्रिय होगी या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यदि सही तरीके से बिना किसी प्रभाव में आए यदि फैसले करने लगेंगे तो बाबा रामदेव को आगे आने वाले समय में बड़ी तकलीफ हो सकती है। बाबा रामदेव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक परिधि तय है। तो आप योगाचार थे तो योगाचार के रूप में जो काम कर रहे थे, आप एक्सरसाइज के माध्यम से जो बीमारियों को ठीक कर सकते थे, उसमें भी पूरे भारत ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको संतोष नहीं है। कहा जा सकता है कि एक उद्योगपति कितने पैसा कमा ले, उसे शीर्ष में जाने की कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, वैसे ही हालत बाबा रामदेव की होती जा रही है कि वो अब योगाचार से बहुत बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, और वो भी कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं कि उस कंपनी के माध्यम से जो भी उत्पाद बिकें वो करोड़ों अरबों रुपए पर डे की कमाई बाबा रामदेव को कराए। इस प्रत्याशा में वो दौड़ रहे हैं। अब इस दौड़ में वो कहाँ तक जाएंगे और किस तरीके जाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। बाबा रामदेव को मैंने चूँकि 1 घंटे का उनका इंटरव्यू लिया था, एक संपादक के नाते और पत्रकार के नाते मैंने बहुत उन्हें पास से देखने का मौका मिला है। उनके जो आयुर्वेदाचार्य हैं बालकृष्ण जी, मैं उनसे भोपाल में मिला हुआ हूँ और मैंने उनको 98 के आसपास भी देखा है और लगातार उनके बारे में जानता और समझता रहा हूँ। सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान ने हर आदमी के लिए एक अपनी सीमा तय की है, और उस सीमा से बाहर जाके जब आप कोई काम करते हो या आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको तकलीफ होगी। नमस्कार।